नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग ICR, BHU, IBPS, AFO, AAO, एग्रीकल्चर TGT, PGT जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो हम लेके आए हैं क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से रहेंगे। 20 क्वेश्चनों को आज हम लेके आए हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है, कलिंग कहलाता है, चयन कहलाता है या फल्सिंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ पशुओं से दुधारू पशुओं को चुनकर अलग करना क्या कहलाता है मेरे दोस्त? चयन कहलाता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग क्या होता है? यानी कि बीमार जो पशु रहते हैं, ठीक है, तो उनको अलग करना, स्वस्थ पशुओं से बीमार पशुओं को अलग करना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। डॉकिंग के बारे में आप लोग जानते हैं कि डॉकिंग क्या होता है? जो भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया होती है वह हमारी डॉकिंग कहलाती है। ठीक है, भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। फल्सिंग क्या होता है? जो गर्भित भेड़ होती है, ठीक है, गर्भित जो भेड़ होगी उसको अलग से राशन देना 3 महीने तक, वो हमारा फल्सिंग कहलाता है। ठीक है, तो तब हो जाता हमारा डी ऑप्शन। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि पूछा जाता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, करनाल है, हिसार है, बल्लभ नगर है या अलवर है। यानी कि इसमें से चारों ऑप्शन से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिसार। ठीक है, हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता NDRI, ठीक है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे हो जाता? तो करनाल हरियाणा के अंदर हो जाता। चलिए चलते हैं, बाकी यहाँ दो ऑप्शन जो है अलवर और बल्लभ नगर जो है, यहाँ पे कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शनों को आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की एक द्विपरियोजनी नस्ल है। ठीक है, यहाँ पर द्विपरियोजनी पूछा है, यानी कि 2 काजी जो नस्ल है उसको आपको बताना है। लेग हॉर्न है, रोड आइलैंड रेड है या रेड कार्निस है या असील है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्विपरियोजनी मतलब जान ही गए कि मतलब 2 परियोजन के लिए, जैसे अंडा और मांस दोनों के उत्पादन के लिए जो होता है नस्ल जो रहेगी उसको हम द्विपरियोजनी नस्ल कहते हैं। ठीक है, यानी कि इससे खेतीबाड़ी तो करा नहीं सकते, एक अंडा उत्पादन के लिए पालेंगे, एक दूसरा मांस उत्पादन के लिए हम इसको पाला जाएगा। तो दोनों उद्देश्यों के लिए कौन सी नस्ल इसमें सबसे बेहतरीन है, तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोड आइलैंड रेड। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेग हॉर्न के बारे में आप लोग काफ़ी परिचित होंगे कि व्हाइट लेग हॉर्न जो मुर्गी है पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी होती है लेग हॉर्न। उसके बाद रेड कार्निस, ये अंडा उत्पादन के लिए हो गई। और रेड कार्निस के बारे में देख लेते हैं। रेड कार्निस जो होती है ये मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी गई है रेड कार्निस। और असील के बारे में जानते हैं, मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन के रूप में सबसे अच्छी जो नस्ल मानी जाती है असील। ठीक है, इसको लड़ाने के रूप में या मनोरंजन के लड़ाने के रूप में ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है असील का। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी नस्ल मानी जाती है मनोरंजन के उद्देश्य से असील जो होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पशु के पैरों में मांसपेशियों में सूजन किस रोग का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग TGT की तैयारी कर रहे हैं और PGT की तैयारी कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, ICR की तैयारी कर रहे हैं, BHU की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, पशु के पैरों में मांसपेशियों में सूजन किस रोग के कारण आती है या प्रमुख लक्षण बताना है। गलघोटू हो गया, लंगड़ी, एंथ्रेक्स या पशु प्लेग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लंगड़ी। ठीक है, लंगड़ी में क्या होता है, पशु के
पैरों और मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, चुर चुर की आवाज़ आने लगती है। ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। गलघोटू के बारे में जानते हैं, गले में सूजन आ जाती है, ठीक है, उसको गलघोटू कहते हैं। ये होता है HS वैक्सीन दिया जाता है, जिसके कारण ये मतलब सही हो जाता है, ठीक है। होमोराजिक स्पेक्टिकीमा इसका नाम होता है, ये वैक्सीन लगाया जाता है। और लंगड़ी में, जिसको लंगड़ी को ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। एंथ्रेक्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि एंथ्रेक्स ऐसा बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है, ठीक है। एंथ्रेक्स बीमारी इस प्रकार की होती है जो रक्त प्लीहा इसमें प्रभावित होता है। और एक चीज़ पशु प्लेग के बारे में जानते हैं, ये एक सबसे खतरनाक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, पशुओं का दम घुटने लगता है और जिससे पशु जल्द ही एकाएक मौत हो जाती है, ठीक है, पशु प्लेग में। तो इसको रेंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन लंगड़ी, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बछड़े को माँ के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है बछड़े को अगर माँ के साथ रखकर पालेंगी तो क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है, सकलिंग कहलाता है, नकलिंग कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ठीक है, और हमारा नाम भी विकास सर है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसमें बछड़े को माँ के साथ रखकर पालने को क्या कहते हैं, सकलिंग कहलाता है, ठीक है। साथ में रखकर पालना क्या कहलाता है, सकलिंग कहलाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिंग में क्या होता है, बछड़े को माँ से अलग कर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे, विनिंग किसे कहते हैं, बछड़े को माँ के साथ अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। और नकलिंग क्या होता है, यानी कि गाय और भैंसों में दूध निकालने की एक विधि है नकलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक गाय दूध निकालने की एक दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें क्या होता है, अंगूठे द्वारा दूध निकाला जाता है, तो इसमें क्या होता है, उसके थन के अंदर जो होते हैं गांठें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये एक दोषपूर्ण विधि होती है दूध निकालने की, नकलिंग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं, डिओडोरेंट कहते हैं, या एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, ठीक है, एंटीडोट कहा जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिओडोरेंट क्या होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप फिनाइल है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं तो उसको डिओडोरेंट के अंतर्गत आता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, यानी कि कफ रोधी जो औषधियाँ दी जाती हैं उसको एक्सपेक्टोरेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग PGT, TGT, जेट, ICR, BHU, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। गाय के शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय के शरीर का टेम्परेचर पूछ रहा है यहाँ पे, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप लोगों को पीछे वाली वीडियो में बता चुके हैं कि गाय का, भैंस का, ठीक है, और सूअर का इन तीनों का टेम्परेचर कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और उसके बाद 103 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं। भेड़ का हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा, ठीक है, भेड़ का हो जाएगा, बकरी का हो जाएगा और सूअर का हो जाएगा। सूअर इसमें नहीं आ जाएगा, इसमें गाय और भैंस ही आएंगे, ठीक है। 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसमें गाय और भैंस आते हैं, बाकी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में भेड़, बकरी और सूअर का होता है। और यहाँ पे बाकी 105 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है ये हो जाएगा मुर्गी का, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मुर्गी का ही होता है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित में से कौन सी द्विपरियोजनी नस्ल है, ठीक है। आपको बताना द्विपरियोजनी नस्ल कौन सी है, देवनी है, हेलिकर है, अंगोल है या मालवी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अंगोल। अंगोल किस प्रकार की नस्ल है, ये हो जाएगी द्विपरियोजनी वाली नस्ल, यानी कि इसमें जो गाय होती हैं वो अच्छा दूध उत्पादन करती हैं और जो नर सांड होंगे वो क्या करते हैं, जुताई में, बोझा ढोने में, ठीक है, इस प्रकार के कृषि यंत्रों में या कृषि कार्यों में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है,
होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का उद्गम स्थान है। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन एक गाय है जो कि बताना है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर, उद्गम स्थल कहाँ पर माना गया है। होल्स्टीन पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन यही गाय करती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, जर्सी द्वीप है, जर्मनी है, या हॉलैंड है, या स्विट्जरलैंड है। तो होल्स्टीन से हाथ से जानते ही हैं हॉलैंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि हॉलैंड। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया, हॉलैंड माना गया। यानी कि अगर हॉलैंड ना दे तो नीदरलैंड भी दे सकता है। ठीक है, नीदरलैंड भी दे सकता है, दोनों में से एक दिया रहेगा ऑप्शन। तो होल्स्टीन का उत्पत्ति स्थान हॉलैंड या नीदरलैंड, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये एक प्रकार की विदेशी गाय होती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है एक गाय, सॉरी दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय गायों में यौना आरंभ अवधि होती है। ठीक है, आपको बताना भारतीय गाय कितने महीने में यौना आरंभ हो जाती हैं, युवा हो जाती हैं। ठीक है, तो 8 माह, 16 माह, 24 माह या 30 माह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 24 माह में भारतीय गायें जो होती हैं यौना आरंभ अवधि होती है। ठीक है, यानी कि वो युवा हो जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 माह। अगर यही विदेशी गाय का पूछ लेगा, ठीक है, विदेशी यानी कि या संकर गाय, तो उसका हो जाएगा 18 माह। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 18 माह विदेशी यानी कि संकर गायों का, और इसका हो जाएगा भारतीय गायों का 24 माह, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन कर रहा है एक गाय के बछड़े का जन्म के समय भार 25 किलोग्राम है तो उसे कितने खीस की आवश्यकता होगी, 0.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 2.5 किलोग्राम, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे सिंपल पूछा जाए तो 1/10 भाग की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन कर रहा है गाय और भैंस के प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय और भैंस में ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। फॉलिंग कहलाती है, एरोइंग कहलाती है, कविंग कहलाती है या किडिंग कहलाती है। तो फॉलोइंग यानी कि फॉलोइंग किसको कहते हैं, फॉलोइंग कहेंगे घोड़े। ठीक है, घोड़े के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, फॉलिंग कहते हैं। और फरोइंग किसे कहते हैं, ये सूअर के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, फरोइंग कहा जाता है। और कविंग किसे कहते हैं, कविंग यानी गाय और भैंस के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, कविंग कहते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। और किडिंग किसे कहते हैं, बकरी के बच्चे। ठीक है, बकरी के ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं, किडिंग कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, 4th नंबर हो जाएगा बकरी के लिए, और 1st नंबर हो जाएगा घोड़े के लिए, और फेरोइंग हो जाएगा सूअर के लिए। ठीक है, और कविंग होता है गाय और भैंस ब्याने की क्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें गलकंबल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी कि लटके हुए होते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर गलकंबल ये लटका हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है, या इस भैंस को आप पहचानते हैं तो पहचान जाएंगे कि ये कौन सी भैंस है। देख लेते हैं ऑप्शन में, मुर्रा है, भदावरी है, जाफराबादी है या सूरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी के गलकंबल पाया जाता है, बाकी भैंसों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन कर रहा है मोहेर के लिए पाली जाने वाली बकरी की नस्ल क्या है। ठीक है, आपको बताना मोहेर उत्पादन के लिए, मोहेर एक प्रकार का ऊन होता है, तो ये बताना है कौन सी बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये बकरी है, इस प्रकार की होते हैं जो इसके ऊन देख रहे हैं, ये ऊन प्राप्त किए जाते हैं इस बकरी से। तो इसमें से बताना है कौन सी ये बकरी है, एग्लो नीबियन है, चोकला है, अंगोरा है या कश्मीरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ये मोहेर जो उत्पादन के लिए पाली जाती है अंगोरा नस्ल। ठीक है, अंगोरा नस्ल की ये बकरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे इसके ऊन को क्या कहते हैं, मोहेर कहते हैं। कश्मीरी से क्या प्राप्त होता है, कश्मीरी बकरी से पाशमीना ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पाशमीना ऊन प्राप्त किया जाता है कश्मीरी बकरी से। तो यहाँ पे मोहेर पूछा है, तो मोहेर अंगोरा नस्ल की जो बकरी होती है उससे प्राप्त किया जाता है। चोखला एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है। ठीक है, बाकी एग्लो नीबियन ये तो होगी नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन कह रहा है पत्ती नुमा कान किस नस्ल की
विशेषता है, ठीक है। आपको बताना है पत्तीनुमा कान जो होते हैं किस नस्ल की विशेषता है, मारवाड़ी है, सिरोही है, टोगनबर्ग है या सानेन है, ठीक है। ये बकरी है जिसको बताने हैं पत्तीनुमा संरचना के कान पाए जाते हैं। यहाँ पे कान देख सकते हैं, इस प्रकार के पत्तीनुमा संरचना होते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सिरोही, ठीक है। सिरोही राजस्थान का एक जिला है, वहाँ पर ये बकरी पाई जाती है। उसके कान कैसे होते हैं, पत्तीनुमा संरचना के होते हैं। मारवाड़ी क्या है, मारवाड़ी यानी कि भेड़ की एक नस्ल होती है जो सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर रोग लगने की बहुत कम संभावना रहती है। टोगनबर्ग क्या है, टोगनबर्ग एक प्रकार की बकरी है जिसको मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चैंपियन के नाम से जाना जाता है टोगनबर्ग को। सानेन को जानते हैं, मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, इसको मिल्क क्वीन के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिरोही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन कह रहा है ऊंट की सर्वाधिक ऊंची नस्ल कौन सी होती है, ठीक है। आपको बताना ऊंट की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी होती है। वैसे सामान्यतः ऊंट की ऊंचाई 7 से लेकर 9 फीट तक होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। बाकी सबसे ऊंची नस्ल यहाँ पे पूछा है ऊंटों में, तो बीकानेरी, मेवाड़ी, जैसलमेरी, कच्छी, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बीकानेरी जो नस्ल होती है सबसे ऊंची होती है, ठीक है। सबसे ऊंची नस्ल यही होती है बीकानेरी, सबसे ऊंची, यानी कि इसकी लंबाई ऊपर से लेके नीचे तक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यानी कि 10 से लेके 12 फीट तक हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई होती है बीकानेरी की। उसके बाद ये मेवाड़ी जो होती है ये मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं और जैसलमेरी छोटे ऊंचाई वाले होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे होते हैं और जैसलमेरी होती हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, यहाँ पर बीकानेरी सर्वाधिक ऊंचाई वाली नस्ल है ऊंट की, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन कर रहा है कुक्कुट पालन की केज आवास प्रणाली, ठीक है। यहाँ पे केज आवास प्रणाली किस प्रकार की है, इंटेस्टिव है या सेमी इंटेस्टिव है, फ्री रेंज है या उपयुक्त सभी है। तो इसका केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। केज का मतलब होता है पिंजरा, ठीक है। ये पिंजरा आप देख रहे हैं, इस प्रकार के पिंजरे के अंदर ये मुर्गियों को रखा गया है। तो केज आवास प्रणाली किस प्रकार की है, तो इंटेस्टिव है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक नीचे पिंजरा एक ऊपर पिंजरा, इस प्रकार के पिंजरा बनाया जाता है। तो केज आवास प्रणाली में इंटेस्टिव प्रकार के पिंजरे का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फसल उत्पादन के साथ, ठीक है, फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करना क्या कहलाता है, ठीक है। फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करने को क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित फसल कहते हैं, एकल व्यवसाय कहते हैं, बहुउद्देशीय खेती कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती कहा जाता है, ठीक है। कोई भी फसल है उसके साथ मुर्गी पालन, पशु पालन, ठीक है, मछली पालन, शहद पालन, इस प्रकार की कोई भी कल्टीवेशन हम करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहा जाता है। अगर हम फसलों के साथ कोई अन्य फसल बोते हैं, जैसे गेहूं के साथ हम क्या सरसों को बो दिए, ठीक है, इस प्रकार की अगर कल्टीवेशन ले रहे हैं तो हम वह मिश्रित फसल कहलाती है, ना कि मिश्रित खेती कहलाती है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अंडा उत्पादन वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेइंग कहते हैं, लेयर्स कहते हैं, ब्रायलर कहते हैं या ग्रोवर्स कहते हैं। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेइंग के किसे कहते हैं, यानी कि मुर्गी अंडा दे चुकी है, ठीक है। मुर्गी का अंडा देना क्या कहलाता है, वो लेइंग कहलाता है। मुर्गी का अंडा देना लेइंग कहलाता है। लेयर्स किसे कहते हैं, अंडा उत्पादन के लिए अगर मुर्गी को हम पालन कर रहे हैं तो हमारा लेयर्स कहलाता है, ठीक है। अंडा उत्पादन के लिए अगर मुर्गी को पाल रहे हैं तो लेयर्स कहलाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ब्रायलर मुर्गी मांस उत्पादन के लिए जो पाली जाती है उसको ब्रायलर मुर्गी कहा जाता है, ठीक है। ग्रोवर किसे कहते हैं, यानी कि मांस उत्पादन और उससे छोटे जो चूजे होते हैं उसके बीच की जो कड़ी होती है उसको ग्रोवर्स मुर्गी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उत्पादन ना लेना, बीच वाली जो कड़ी होती है उसको ग्रोवर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भैंस की नीली रावी नस्ल का उद्गम स्थान कहाँ है, ठीक है। नीली रावी जो नस्ल है भैंस की, इसका उद्गम स्थान कहाँ पर माना गया है, ठीक है। पाक, बाड़मेर, पंजाब, गुजरात, इन चारों में से बताइए कौन सा। नीली रावी जानते हैं इसको बॉल आइस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आंखें सफ़ेद होती हैं, ठीक है। और
और यहाँ पे एक सफ़ेद, यहाँ पर पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे भी सफ़ेद रहता है, यहाँ भी सफ़ेद रहता है, घुट्टे के नीचे भी सफ़ेद रहते हैं, और पूंछ का लास्ट छोरा जो है ये भी सफ़ेद होता है, इसलिए इसको पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। नीली रावी यानी कि ये जो भैंस होती है इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है नीली रावी, यानी कि सतलज नदी के जो किनारे वाला क्षेत्र है वो ही इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो ये क्षेत्र जो आएगा पंजाब, ठीक है। भैंस की नीली रावी का उद्गम स्थान पूछा कहाँ है, यानी कि पंजाब क्षेत्र, सतलज नदी के किनारे वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी हमारी वीडियो लगी हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना लेकर आते रहेंगे अगर आप लोगों को सहयोग रहा तो। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।